जय भीम जय भारत। सक्षम भारत टीवी देखने वाले सभी दर्शकों का मैं श्रीकांत स्वागत करता हूं। हाल ही में अम्बेडकराइज पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीराज विजय मानकर साहब, इन्होंने नागपुर में पत्र परिषद में किया ऐलान कि बहुत सारा बातों का खुलासा, और जानते हैं कि उन्होंने क्यों कहा कि मोदी बुद्धू है, और नागपुर के निवासी जो गडकरी और फडणवीस जो है, इन्होंने कैसे नागपुर को विकास से कोसों दूर रखा है। आइए देखते हैं इनकी पत्र परिषद। आपको आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसकी संक्षिप्त में जानकारी दे रहा हूं। नागपुर लोकसभा एवं अन्य सीटों पर एपीआई लोकसभा उम्मीदवार खड़े करने जा रही हैं। उसकी अधिकृत घोषणा नेशनल प्रेसिडेंट धीमान विजय मानकर साहब करेंगे। साथ ही ईवीएम का जो विषय चल रहा है उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हम जो आगे कर चुके हैं उसकी भी सविस्तर और विस्तृत जानकारी देंगे। साथ ही हम जिस एजेंडे पर इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं पूरे भारत में, वह 80 नीतियों का लोकार्पण हम आज करने जा रहे हैं। हमने पिछले 13 तारीख को भी लोकार्पण किया था, वो इंग्लिश वर्जन था। आज हम हिंदी वर्जन विधिवत आपके समक्ष हम करने जा रहे हैं। साथ ही ऐसी मैं ईपीआई की तरफ से घोषणा करता हूं और आगे की कार्रवाई मानकर साहब करेंगे, ऐसे में उनको गुजारिश। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक्सक्लूसिवली नागपुर और रामटेक लोकसभा और महाराष्ट्र की बाकी लोकसभा में अम्बेडकराइज पार्टी ऑफ इंडिया के जो कैंडिडेट्स हैं उसके विषय पर है। ठीक 1 महीने बाद हम ईवीएम के इश्यू पर भी थोड़ा आपको ब्रीफिंग करूंगा, क्योंकि 13 तारीख को ही पिछले महीने में ईवीएम के ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, वो भी मैं ब्रीफिंग करूंगा। और 80 पॉलिसीज ऑलरेडी आपके पास में है। जैसा पार्टी ने अभी घोषणा की कि नागपुर लोकसभा से स्वयं मैं जो है वो लोकसभा कंटेस्ट करूंगा, नागपुर लोकसभा से। रामटेक लोकसभा से हमारे साथी प्रमोद खोबरागड़े जो है, जो रिजर्व सीट है रामटेक, तो प्रमोद खोबरागड़े जी जो है वो कैंडिडेट होंगे। महाराष्ट्र की 20 सीटों पे अम्बेडकराइज पार्टी ऑफ इंडिया के कैंडिडेट होंगे। ये आपको मैं महाराष्ट्र के संदर्भ में बताना चाहता हूँ। बाकी 20 राज्यों से लगभग जो है 125 कैंडिडेट जो है एपीआई के होंगे पूरे देश के राज्यों में, साउथ इंडिया से लेके नॉर्थ इंडिया और ईस्ट इंडिया तक के। ये एक महत्वपूर्ण बात है। और नागपुर को जो है हम साइंस सिटी बनाने का हमारा एक सपना है। ये स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है, इसको हम साइंस सिटी में कन्वर्ट करेंगे। यानी नागपुर की जो भी चीज़ है वो साइंस और टेक्नोलॉजी के हिसाब से डेवलप हो, ये हमारा सपना है। नागपुर में रोड ब्रिजेस बन रहे हैं, लेकिन नागपुर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी भी है कि यहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जैसा होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। पूना से नागपुर तक केवल रोड की डिस्टेंस को शॉर्ट कर देने से नागपुर को बेनिफिट नहीं होगा, उसका बेनिफिट पूना को होगा, बॉम्बे को होगा। क्योंकि यहाँ पर जब तक इंडस्ट्रीज नहीं आएंगी, यहाँ जब तक एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगा, यहाँ के बच्चों को माइग्रेट होकर पूना, बॉम्बे, हैदराबाद, बेंगलोर ये सब जाना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है बीजेपी की, और स्टेट गवर्नमेंट भी बीजेपी के सहयोग से ही है, शिवसेना शिंदे जी की और राष्ट्रवादी इनकी अजित पवार जी की, इनका ये फेलियर है कि उन्होंने नागपुर को जो सेंट्रल इंडिया का हार्ट है उसका इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं किया, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है। फिर नागपुर की बहुत सारी और इश्यूज है जिसके ऊपर मैं आज बोलना ठीक नहीं है। नजूल की लाइन्स को जो है अभी तक पट्टे नहीं दिए गए, बहुत सारे स्लम्स का जो है अभी तक की डेवलपमेंट नहीं हुआ गया है।
नागपुर जो कभी सेकंड या थर्ड नंबर पे ग्रीन सिटी हुआ करती थी, वो अभी 8th या 9th नंबर पर जो है, जो मैसिव स्केल पर यहाँ पेड़ पौधे काटे गए उसकी वजह से गई है। बट ये सारे सेकेंडरी इश्यूज है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। और लोकसभा में जाने का लक्ष्य यह है कि ये जो 80 पॉलिसीज है, इन 80 पॉलिसीज को हम इंडिया में कंप्लीट करना चाहते हैं, जो बहुत वास्ट पॉलिसी है, जिसको इंडिया में अगर ये पॉलिसीज को लागू कर दिया जाए तो साइंटिफिक डेवलप एंड ह्यूमन इंडिया, यानी एक वैज्ञानिक विकसित और मानवतावादी जो है गोंडवाना की निर्मित हो सकती है। ये पॉलिसीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। और मैं मोदी जी को 4 चैलेंज कर रहा हूं, ओपन चैलेंज कर रहा हूं मोदी जी को। विकसित भारत का जो सपना मोदी जी दिखा रहे हैं 2047 तक, सपना अच्छा है, मैं उस सपने के विषय में कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन मोदी जी 4 केवल आंकड़े डिक्लेयर कर दे। 1, 2047 में इंडिया का जीडीपी डॉलर टर्म्स में कितना होगा, मैं रुपी टर्म्स में नहीं पूछ रहा हूं, यूएस डॉलर टर्म्स में इंडिया का जीडीपी कितना होगा, ये डेटा डिक्लेयर कर दे। उस समय इंडिया के लोगों की ग्रॉस नेशनल इनकम, प्रति व्यक्ति की ग्रॉस नेशनल इनकम जो है वो कितनी होगी, ये डेटा डिक्लेयर कर दे। 3rd, उसके लिए जीडीपी ग्रोथ रेट पर एनम हर साल क्या रेट से ग्रोथ करना पड़ेगा, ये डिक्लेयर कर दे। 4था, प्रति व्यक्ति आय यानी ग्रॉस नेशनल इनकम भी क्या रेट से जो है वो ग्रो होनी चाहिए, ये डिक्लेयर कर दे। मैं मोदी जी को ये 4 केवल फिगर डिक्लेयर करने के लिए कह रहा हूं। सपना दिखाना अच्छी बात है, लेकिन सपनों का हार्डकोर स्टैटिस्टिकल डेटा पूरा नीति आयोग और फाइनेंस मिनिस्ट्री और स्टैटिस्टिकल मिनिस्ट्री मिला के भी मोदी जी को बता दे और वो डिक्लेयर कर दे, देश के लिए अच्छा होगा। क्योंकि इंडिया 3rd नंबर पर आना काफी नहीं है। इंडिया के लोगों का इनकम का रैंक 125th है, पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल इनकम 125वें नंबर पर है और जीडीपी पर कैपिटा में 140वें नंबर पर है। 82 करोड़ लोगों का पर डे इनकम केवल 79 रुपीज 20 पैसा है। इस देश के 17 करोड़ परिवारों की मासिक इनकम केवल 11,880 रुपया है और 3 करोड़ 70 लाख परिवारों की इनकम केवल 7,000 रुपये महीना है। तो ये जो पावर्टी है इंडिया के अंदर में, या पावर्टी जैसी जो सिचुएशन है, 82 करोड़ लोगों का अगर आपको अनाज देना पड़ रहा है 10 साल की सरकार के बाद भी, ये प्रूव करता है कि 10 साल में इंडिया के लोगों की इनकम बढ़ाने में मोदी सरकार फेल हुई है। तो नागपुर लोकसभा से मैं स्वयं दिल्ली जाना चाहता हूं ये तमाम चीजों को पार्लियामेंट से जो है बाय लॉ एंड बाय पॉलिसी गाइड करने के लिए, और इसलिए मैंने नागपुर से जो है वो डिसीजन लिया है। और ईवीएम का चैलेंज हमारा बड़ा मजबूत और कर लिया है। जो 3 पिटीशन मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दी थी, उसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सुओ मोटो कॉग्निजेंस के लिए पिछले महीने की 23 तारीख को हमने रेफर कर दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस पर क्या व्यू लेते वो जल्दी समझ जाएगा, नहीं अगर लेट होगा तो मैं ये जो नोटिफिकेशन निकलने वाला है 2 दिन बाद, उसको स्टडी करके एडिक्वेट जो है वो रिपिटिशन जो है उसको हम चैलेंज करेंगे इस नोटिफिकेशन को जो ईवीएम से चुनाव हो रहा है। और उसके बावजूद अगर सीट बाय सीट अगर चुनाव हो रहा है तो हम इलेक्शंस को चैलेंज नहीं करेंगे, लेकिन ईवीएम को हम चैलेंज करेंगे। उसकी लीगल प्रोसीजर हमने तैयार कर ली है और ये सारा आपको नागपुर में भी देखने को मिलेगा। तो जब इलेक्शन शुरू होगा, शायद मैं आपके साथ यहाँ हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस ना कर पाऊं, तो कहीं कैंपेन में मुझे आप लोगों को फॉलो करने की तकलीफ करना पड़ेगा। थैंक्स अ लॉट, आज के लिए इतना ही काफी है। आप चाहे तो सवाल पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का निर्णय ये वेलकम है, लेकिन मैं कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 6.5 महीने की केस को 6.5 साल लगाए। ये जुडिशियल प्रायोरिटी के ऊपर में भी सवाल खड़ा था कि वे आखिर कोर्ट्स की प्रायोरिटी क्या है। मैं कोर्ट को रिस्पेक्ट करता हूं, इंडिपेंडेंस को रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन हमने देखा अभी एक केस ईवीएम पर पेंडिंग है पिछले 2 सालों से, उसको भी डिले किया गया है। तो जुडिशियल प्रायोरिटी जो है वो एक प्रश्न चिन्ह है। दूसरा,
आपने कहा डांस इलीगल है, उसको पब्लिक कीजिए, लेकिन ये जो 12,000 करोड़ रुपया बीजेपी और बाकी पार्टीज को आया वो तो उन्हीं के पास रहेगा, तो वो तो इलीगल नहीं हुआ है, तो वो उसको स्पेंड करेंगे इलेक्शन में। तो डिस्पैरिटी आएगी। इतने बड़े पैमाने पे पैसा जो है अगर आप खर्चा करेगी कोई पार्टियां, तो अमीर और गरीब में समानता से चुनाव नहीं हो सकता। तो ये मैं समझता हूं कि सीरियस इश्यूज है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को और व्यू लेना चाहिए था, वो नहीं लिया। बट देर सवेर अभी डेटा को जो है वो डिक्लेयर किया जाएगा। 15 तारीख को शायद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 5 बजे अपलोड कर देगा साइट पर। तो सवाल था, जैसे कि आप वकील बेशक कानून की पूरी जानकारी रखते हैं, लेकिन मौजूदा सरकार तो ये कहती है कि उन्हें कानून से फर्क नहीं पड़ता और ऑलरेडी वो ये बात कह चुके हैं 2050 तक बीजेपी आने वाली है। तो ऐसे में कितना चिंताजनक बात है ये देश के लिए, क्योंकि हालात ऐसे हैं कि लोगों को पता है कि हालात क्या है, लेकिन उसके बाद भी बोलते हैं कि सबसे अच्छा कैंडिडेट तो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब है। एक बड़ी बात आपने ईवीएम की बात कही। ईवीएम, अगर ईवीएम हम हटा रहे हैं, हटाना जरूरी भी है क्योंकि एक ऐसी मशीन है जो अमेरिका में बैन है, लेकिन आज हमारे देश में उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इतनी सारी चीजें हैं, हम जान रहे हैं सर, हम सब एवरी नागरिक को ये बात पता है, उसके बाद भी कैंडिडेट के तौर पे वो मोदी जी देख रहे हैं। तो ऐसे में क्या एक टीम पार्टी इकट्ठी हो या 1000 पार्टी इकट्ठी हो, सामने वाले का तो मनोबल मजबूत है। ऐसे में क्या वाकई में पार्टियां मिलकर के बीजेपी को सत्ता से हटा सकती है क्या? बिल्कुल। देखिए, एक बात आप हरदम ध्यान रखिए, लोकतंत्र में कोई नेता या पार्टी बड़ी नहीं होती, लोकतंत्र में लोग सबसे बड़े होते हैं। और जहां जहां लोगों ने लोकतंत्र की अहमियत को समझा है, फॉर एग्जाम्पल फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, साउथ कोरिया, अमेरिका, जो प्रोग्रेसिव डेमोक्रेसीज है वर्ल्ड की, वहां आपको इस तरह की प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। मोदी जी अपने आप में ठीक है, पॉपुलर है, प्राइम मिनिस्टर है, उनको मैं भला बुरा नहीं कहूंगा, नीतिगत तौर पे मैं उनकी नीतियों को एक्सेप्ट नहीं करता बहुत सारी, लेकिन जब तक 3 चीजें ध्यान में रखिए आप, आपने जो सवाल उठाया है, एक, जब तक पब्लिक फंडिंग चुनाव के लिए होना चाहिए। क्यों बंद होना चाहिए? क्योंकि कंपनी उसी पार्टी को डोनेशन करेगी जिससे उसको कॉन्ट्रैक्ट वापस लेना है। पूरे वर्ल्ड के अंदर में 100 से ज्यादा ऐसी कंट्रीज है जहां कंपनीज को डोनेशन पर बैन है दुनिया में। और अगर कंपनीज को टैक्स बेनिफिट्स लेना है तो एक नेशनल इलेक्टोरल फंड होता है, उसमें वो डोनेट कर सकती है, और एक इक्वल फॉर्मूला से सारे पार्टीज और कैंडिडेट्स को पैसा दिया जा सकता है, और 1000 रुपए से भी ज्यादा जो एक्सपेंडिचर हो रहा है उसको चेक से लिया जा सकता है, यानी वो अकाउंटिंग में आ जाएगा, जीएसटी भी उस पर लगेगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, क्योंकि आपने जो सवाल उठाया वो इलेक्टोरल सिस्टम का है, जब तक एक वोट से चुनकर जाने की फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम इंडिया में रहेगी, अगेन आई एम रिपीटिंग, एक वोट से जीत कर जाने की, ये चुनाव नहीं है, ये जीत के जाने की सिस्टम इंडिया में रहेगी, तब तक बीजेपी या मोदी जैसा व्यक्ति आपको पावरफुल दिखेगा। जिसकी पार्टी को 35-40% भी वोट नहीं मिलता है, उसके एमपी का कन्वर्शन जो है वो 55%, 60% हो जाता है। जबकि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, अगेन जो दुनिया के 102 कंट्रीज में वर्ल्ड में पीआर सिस्टम, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है, अलॉन्ग विद द मिक्स्ड इलेक्टोरेट, वो अगर रहेगा तो किसी पार्टी को आधा परसेंट 1% भी वोट मिलेगा तो उसके 1 या 2 एमपी जो है पार्लियामेंट में रहेंगे। और जिस पार्टी को 35-40% अगर मिलेगा, जैसे बीजेपी को आज के तारीख में अगर 40% वोट मिल जाए तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में 210 से ज्यादा सीटें नहीं आएंगी। ये सेकंड बात। तीसरा, ये जो ईवीएम का विषय है जो टोटली इलीगल है अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, और ये मैं कह रहा हूं ये बहुत सीरियस बात है, मैं पहला लीडर हूं इसको ऑन रिकॉर्ड लाया, और अभी जो डिप्यूटी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिजाइन किया उसके पीछे मेरा भी एक बहुत बड़ा कारण है। अगर 100% नहीं तो 25-30% मेरे वजह से भी रिजाइन किया उन्होंने, क्योंकि उनको ये बात समझ रही है ये चुनाव इलीगल हो रहा है मशीन से, कल ये जुडिशियल प्रोसीजर में आएगा और हमारी साइन रहेगी ये सब चीजों पे, तो कल हमारे ऊपर में भी लीगल एक्शन हो सकती है। इसका अंदेशा डिप्यूटी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को था, इसलिए उन्होंने रिजाइन किया। तो ईवीएम को तो हमने पकड़ लिया है। इस बार तो ये चैलेंज एपीआई का चैलेंज है, ये चैलेंज बीजेपी को नहीं है, ये ईवीएम को चैलेंज है, लोगों के 100 करोड़ लोगों के वोटिंग राइट्स का चैलेंज है, और ईवीएम को हमने पकड़ लिया है।
ये पूरे चुनाव में हम लीगल चैलेंज ईवीएम को करेंगे और आप उसको देखेंगे कि आपके यहाँ रिटर्निंग ऑफिसर्स है, जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स है, जो ऑब्जर्वर्स है, जो इलेक्शन कमीशन है, तो पूरे चुनाव के दौरान आप ये देखेंगे कि वो इस चीज का जवाब नहीं दे पाएंगे। पूरे सेंट्रल इंडिया, साउथ इंडिया के लोगों को भी हम एम्प्लॉयमेंट दे सके तो संतुष्ट होगा। वो तो उड़ान पुल की डिजाइन आप देखिए, एक्सीडेंट होने की संभावना ज्यादा है। और गडकरी जी से मुझे ये कहना है कि आप कह रहे कि रोडवेज में हम सेकंड नंबर पर आ गए दुनिया में, बहुत अच्छी बात है, पर एक्सीडेंट में तो इंडिया नंबर 1 पर है ना पूरे वर्ल्ड के अंदर में। तो इसका आप जो है कैसे सोल्यूशन निकालोगे? आपके 50 लाख जो मवेशी है वो रोड पर चल रहे हैं 4 व्हीलर और 2 व्हीलर्स के साथ, तो इसका सोल्यूशन निकालना चाहिए गडकरी जी को। हाँ हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि गडकरी जी हो या फडणवीस हो या ओवरऑल बीजेपी हो, नागपुर को उन्होंने पीछे रखा है इंडस्ट्री में और एम्प्लॉयमेंट में। ये सबसे बड़ा फेलियर है बीजेपी गवर्नमेंट का। सारा डेवलपमेंट पूना बॉम्बे, सारा डेवलपमेंट पूना बॉम्बे। नागपुर का जो एक्चुअल इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट का डेवलपमेंट होना चाहिए, यहाँ पर जो लैंड राइट्स देने चाहिए लोगों को, जो मैं मसूल की जगह कह रहा हूँ, ये आपके रेगुलराइजेशन और लेआउट्स के नहीं हुए हैं। बहुत बड़ा इसमें इनडायरेक्ट करप्शन इन चीजों के अंदर में अगर आप उसको ध्यान देंगे तो ये चीजें बहुत बड़ा फेलियर है इन लोगों। तो क्या वजह है कि कभी अलग विदर्भ भी नहीं बन पाया, कभी नागपुर का डेवलपमेंट भी नहीं हो पाया? रीजन क्या है? जबकि 2 पावरफुल नेता यहाँ पर बैठे हैं, नितिन गडकरी साहब तो कई सालों से है, अभी फडणवीस सर भी है, उनसे काफी हमें उम्मीद थी, जनता को उम्मीद थी, लेकिन दोनों ने भी मतलब बताए बड़े बड़े ख्वाब दिखाने के। देखिए, उनसे ज्यादा पावर तो बाला साहब ठाकरे थे और संयुक्त महाराष्ट्र का विचार जो शिवसेना का था। शिवसेना कभी नहीं चाहती थी कि महाराष्ट्र के 2-3 छोटे स्टेट्स हो, ये बेसिकली शिवसेना का व्यू पॉइंट था। लेकिन मैं कहता हूं विदर्भ ही नहीं, सारे इंडिया में सेकेंड स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बैठाने की जरूरत है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूं, विदर्भ के अलावा कई ऐसे स्टेट है जो आदिवासियों का स्टेट बन सकते हैं, जैसे भील प्रदेश जो राजस्थान है, सदर्न राजस्थान है, गुजरात है, वेस्टर्न मध्य प्रदेश है, और महाराष्ट्र की जो है एक डिस्ट्रिक्ट की कुछ तहसील है नंदुरबार की तरफ की और थाने की, वो जो है भील प्रदेश बन सकता है। ग्रेटर झारखंड, जिस झारखंड में उड़ीसा का जो सुंदर आपका राउरकेला का जो पोर्शन है संबलपुर तक का, और बंगाल का जो पोर्शन है जो लगा हुआ, वो ग्रेटर झारखंड बन सकता है। तो ये केवल विदर्भ को अलग बनाने का इश्यू नहीं है, स्मॉलर वाइबल जो स्टेट्स है, और उसके साथ में हमने लिंग्विस्टिक फेडरलिज्म की बात की जो फर्स्ट रीऑर्गेनाइजेशन था, लेकिन कल्चरल फेडरलिज्म जो है उस पर ध्यान नहीं दिया। यानी हमने आदिवासियों के पूरी टेरिटरी को काट दिया। और क्यों काटा? क्योंकि वहां की मिनरल राइट्स उनको जो है वो ट्रांसफर करना था उद्योगपतियों को। ऑफकोर्स कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसके प्रोटेक्शन नहीं है, पर उसके ऊपर में मैं आज बात नहीं करूंगा। तो सेकेंड रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाने की जरूरत है, जिसमें विदर्भ है, कुर्ग प्रदेश है कर्नाटका का, बुंदेलखंड है, आदिवासियों के स्टेट्स है, ऐसे 10-12 और छोटे राज्य बन सकते हैं इंडिया में। जैसे कि आपने देखा कि पत्रकार परिषद में एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष मानकर साहब इन्होंने उम्मीदवारों की घोषणा की है, मगर सवाल यह उठता है कि जनता से भी यह सीधा सवाल है कि क्या आपको ऐसा लगता है कि इस बार कहीं ना कहीं जो धर्म जाति के आधार पर सत्ता बैठी हुई है उसको बाइक आउट करते हुए अंबेडकरी विचारधारा की सत्ता इस बार प्रस्थापित करना चाहिए? तो क्या इसके लिए जो अंबेडकरी विचारधाराओं पे चलने वाली पार्टियां हैं, अगर अलग अलग तरीके से अगर इलेक्शन में उतरती है तो क्या यह संभव है? तो क्या हम ये चाहते हैं कि विजय मानकर साहब, सुरेश माने जी, बड़ा साहब अंबेडकर है, जो विचारधारा के आधार पर इलेक्शन लड़ने की बात करते हैं, तो क्या ये लोग, ये पार्टियां अगर एक साथ आकर अगर इलेक्शन में उतरती है तो क्या अंबेडकरी विचारधारा की सत्ता आना संभव है? अंबेडकरी विचारधारा यानी क्या कि जैसे कि बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान दिया है उसमें कोई भी
जाति धर्म के आधार पर या जाति धर्म के विरोध में भी नहीं किया है, तो सब नागरिकों को समान अधिकार दिया है, तो क्या अगर अंबेडकर विचारधारा पार्टियों की सत्ता अगर प्रस्तावित होती है तो भारत देश का हर एक नागरिक जो है ये सुखी, समृद्ध और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो सकता है। आपके विचार हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। सक्षम भारत टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत आप सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन करें ताकि हम बने रहे हमेशा आपके साथ। धन्यवाद।